अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मेरी बेटी प्री टर्म बेबी है, तो इस हवाले से मैं इसकी टिल बर्थ टू 6 मंथ जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसकी टेक केयर की, कि कब मैंने इसकी वैक्सीनेशन करवाई, कब इसको नहलाया, कब था, इसको विटामिन कौन से देती थी, आयरन के सप्लीमेंट्स कौन से देती थी, इसके अलावा फीडिंग शेड्यूल इसका क्या था, हर मंथ कितना वेट गेन किया। तो मैं इस वीडियो में टोटली हर चीज़ शेयर करूँगी। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि मैंने पूरे 3 मंथ वीडियो अपलोड नहीं की। वो इसलिए नहीं की, तो फर्स्ट नंबर पे तो मेरा फ़ोन ब्रेक हो गया था, मेरी बेटियों ने ही तोड़ दिया। दूसरे नंबर पे हमने शिफ्टिंग करनी थी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना था। तो बस इस तरह ना फिर मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे ना वीडियो अपलोड करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अनाया का वेट बताती हूँ। जब अनाया पैदा हुई थी तो अनाया का वेट सिर्फ 1 kg था, और अनाया को ना उन्होंने ना हमें फ़ौरन हैंड ओवर कर दिया था, मतलब नर्सरी वगैरह में ना नहीं रखा था। तो अनाया के लिए उन्होंने ना सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया था ना, वो विटामिन के का इंजेक्शन था। और उन्होंने कहा था कि विटामिन के का इंजेक्शन वैक्सीनेशन से इसका ना कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कि वैक्सीन आपने जाके ना लाजमी करवानी है। चलिए, एक बात तो ये होगी कि विटामिन के का इंजेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फार्मूला मिल्क। अच्छा, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना, उनका जो फार्मूला मिल्क होता है वो भी प्री होता है। प्री नहीं देंगे तो इनका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। जब अनाया पैदा हुई थी तो हमें रिकमेंड किया गया था कि आप इसको लैक्टोजिन दें। जब मैं लैक्टोजिन देती रही, तकरीबन अनाया 1 मंथ हो गई थी, 1 मंथ की हो गई थी, जो जिसको कहते हैं छिला हो गया था। तो अनाया का वेट गेन ही नहीं हुआ। मुझे तो वैसे सूखी हड्डी लगती थी। तो फिर मैंने ना करीबी डॉक्टर को चेक करवाया था ना, तो उन्होंने कहा आप इसको फार्मूला मिल्क कौन सा देती है। मैंने कहा मैं इसको देती हूँ लैक्टोजिन। अनाया ने मदर फीड नहीं की, सिर्फ फार्मूला मिल्क पे ही पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको, तो फिर डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि आप इसको फार्मूला मिल्क लैक्टोजिन की जगह प्री लैक्टोजिन दें। अगर प्री लैक्टोजिन ना मिले तो प्री मिजी दें। तो फिर मैं इसको प्री मिजी देती रही, तकरीबन 2 से 3 मंथ देती रही। उसके बाद मिजी 1 लगा दिया, तो 6 मंथ पूरे मैंने वही दी। चलो, दूसरी तो ये बात होगी, अगर प्रीमेच्योर बच्चों के लिए मदर फीड है ना, तो मदर फीड उनके लिए गोल्ड से काम नहीं। सबसे पहले तो मदर फीड करवाना है, उसके साथ फार्मूला मिल्क लगाना है। तो यहाँ पे आई थिंक अनाया 3 मंथ या 4 मंथ की हो गई थी, और अनाया का वेट आई थिंक 3.4 kg के करीब था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है मसाज और बात। आप चाहे ना कहीं से पढ़ लें, मसाज से ना बच्चे की ना बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बच्चे के ना वेट गेन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने उधर ही मुझे बता के भेजा था कि इसको नहलाना नहीं है, पूरे 2 मंथ तक इसको नहलाना नहीं है। और मैंने पूरे 3 मंथ तक अनाया को नहलाया ही नहीं था। उन्होंने कहा था इसको ना स्पॉन्ज बाथ दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बात पे ना शिफ्ट करें। तो स्पॉन्ज बाथ मतलब ये है कि इसको या तो टिश्यू से साफ़ करें, या इसको जो वेट वाइप्स होते हैं उसके ऊपर लोशन वगैरह लगा के ना उससे साफ़ करें। तो मैं अनाया को ना उससे साफ़ करती थी। उसके बाद मैंने अनाया को ना फिर जब आई थिंक 3 मंथ की हो गई तो फिर नहला दिया था। तो आपने ना टिश्यू वगैरह से ना बच्चे को साफ़ करना होता है, नहलाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो मसाज के लिए मैं क्या यूज़ करती थी, पहले 2-3 मंथ तो मैं लोशन ही यूज़ करती थी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं नेक्स्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रही हूँ बड़ी बेटी पे। तो वो लेने, उसके बाद आपने ना बच्चे को ना मसाज करना है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने, अगर इस दौरान ना बच्चे की जो कॉमन सिकनेस होती है ना, वो बच्चे को फ्लू भी हो जाता है, और अनाया को तो पहले ही सर्दी में इतना नमूनिया हो गया था। फिर एट द एंड में इसको ड्रिप्स वगैरह लगवाई, तो फिर जान आया ठीक हुई। और जो कॉमन सिकनेस होती है वो इनको कंस्टिपेशन भी हो जाती है, इनको हल्का फुल्का फ्लू भी हो जाता है। तो इस तरह की इनकी ना कॉमन सिकनेस भी होती है। तो कंस्टिपेशन के लिए भी इनको ड्रॉप्स, हाँ डॉक्टर्स ने तो मना किया था कि ड्रॉप्स इसको ना दें, इसको ना सिर्फ मसाज किया करें। इसकी पेट पे जो राउंड एंड राउंड मसाज होता है, या साइकिल साइकिल वाली एक्सरसाइज होती है, वो करवाएं इसको। मतलब ड्रॉप्स बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर ना आपने इसको ना ड्रॉप्स देने हैं। तो अनाया का ना किसी ने मेरे से पूछा था वेट, तो मसाज लाजमी है, मसाज लाजमी करवाएं। उसके बाद 2 मंथ नहलाना भी नहीं है, फिर उसके बाद आप बच्चे को ना नहला सकते हैं। फेस मसाज भी लाजमी किया करें। उसके बाद हेड शेप के बारे में बताऊं तो अनाया बेचारी ने खुद ही बना लिया अपना हेड। इस पर मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी ही नहीं है। अनाया का सर इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था ना, कि बस जिधर रखते उधर से ही बन जाता। तो ज़्यादातर ये सीधा लेटती थी, तो इसका सर खुद ही बैठ गया। बाकी फॉरहेड को मैं हल्का हल्का प्रेस करती थी, तो फॉरहेड भी बन गया। तो अनाया ने अपना सर तकरीबन खुद ही बनाया। तो ये हो गई कुछ बातें। उसके बाद आ गया वैक्सीन के बारे में। तो मुझे जब मतलब हम अनाया को घर लेके आए थे, तो उधर वाले डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था कि 2 मंथ आपने अनाया की ना वैक्सीन नहीं करवानी, अनाया पे असर ही नहीं होना, क्योंकि जब तक इसकी प्रीमेच्योरिटी का टाइम पूरा नहीं होगा तो इस पर कोई असर नहीं करेंगी। और जब मैंने इसको अपने जो पास्ट वाला डॉक्टर था उसको चेक करवाया, तो उसने कहा था इसकी फ़ौरन वैक्सीनेशन करवाएं। तो यहाँ पे मैं इतना कन्फ्यूज़ हुई, फिर भी मैंने ना जो इसके 2 मंथ थे ना वो पूरे ही किए। 2 मंथ इसके निकाल के फिर मैंने इसकी ना वैक्सीन करवाना शुरू कर दी। तो बाकी ये आप कंफर्म यार, वैक्सीन के हवाले से मैं इतनी मतलब मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस डॉक्टर की बात मानूं। तो कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, बट एट द एंड मैंने वो 2 मंथ निकाल ही लिए थे, फिर इसकी वैक्सीन करवाई थी।
तो एक तो ये बात होगी। उसके बाद जी तो सबसे पहले काम तो ये करना होता है कि विजिटर्स कम रखने। जब प्रीमेच्योर बच्चा होता है ना, उसके आसपास रश कम होना चाहिए। तो रश कम रखना है, चूमने वगैरह नहीं देना। 2 मंथ तो ओके सोके निकालने ही होते हैं, रूम कैद रहना पड़ता है या जैसे भी करना पड़ता है। 2-3 मंथ जितने ये प्रीमेच्योर होते हैं उतने डेज तो निकालने ही पड़ते हैं, फिर ही जाके ये नॉर्मल होते हैं। इनकी इम्यूनिटी भी इतनी वीक होती है कि इनको पास बैठा छींक देना तो इनको फ़ौरन कुछ ना कुछ हो जाता है। जो अनाया को फर्स्ट टाइम नमूनिया हुआ था ना, वो उष्णा के फ्लू से हुआ था। तो इतने बच्चों को ना थोड़ा सा ना ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद रैशेज़ की बात करें तो इतने बच्चों को हम पैम्पर तो उतार नहीं सकते। तो मेरे लिए जो बेस्ट क्रीम रही है ना, वो रैश क्रीम, डायपर रैश क्रीम जो नेक्स्टोन की है ना, वो रही है। ये 200-250 रुपये की आती है। तो मुझे पूरा साल हो गया ये वाली क्रीम यूज़ करते हुए। तो काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। अच्छा, उसके बाद बात करें ड्रॉप्स कौन से देती हूँ। तो इतने बच्चों को ना 2 तरह के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। एक तो विटामिन डी के ड्रॉप्स और दूसरा आयरन के ड्रॉप्स। तो आयरन के ड्रॉप्स होते हैं, ये तो डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं, बट मुझे आयरन के ड्रॉप्स अनाया के लिए नहीं मिले थे, मुझे सिर्फ विटामिन डी का कहा गया था। तो विटामिन डी का एक कतरा बच्चों के लिए इतना ज़रूरी होता है जितना कि मदर फीड। तो ये लाजमी देना होता है, क्योंकि मदर फीड में ना विटामिन डी ना होने के बराबर होता है। तो विटामिन डी लाजमी देना होता है। और ये ना डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं कि आपने कौन सी मिकदार देनी होती है, क्योंकि ये 400 IU से लेके 800 IU तक होते हैं। इंटरनेशनल जो यूनिट्स होते हैं वहाँ तक होते हैं। तो मैं देती थी इसको 500 IU वाला। तो अगर जब बच्चों में ना विटामिन डी की कमी होती है ना, तो इनके तीत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तीत गिरते हैं तो समझ जाए कि ये बच्चे में ना विटामिन डी की कमी है। तो इसलिए ना ड्रॉप्स लाजमी दे। तो उसके बाद यहाँ पे अनाया आई थिंक 5 या 6 मंथ की हो गई थी। तो मैंने ना इसको ना बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था रूम से। 3 मंथ तो मैंने आई थिंक इसको निकाला ही नहीं था। अभी तो जितनी मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं ना, वो मैं सारी बता रही हूँ। कुछ रह जाए तो आप मेरे से पूछ लें। तो यहाँ पे सर की बात करें तो मैंने बताया कि अनाया वैसे ही प्रीमेच्योर थी। इसका सर ही काफ़ी सॉफ्ट था कि जहाँ पे रखते थे बस अनाया का सर बन जाता था। बाकी मैंने हल्का सा नीचे प्लेट या मतलब क्लिप बोर्ड कह ले, वो भी देती थी लाजमी इसके सर के नीचे, वो भी देती थी। उसके अलावा मैं इसको ना झूले में डाल देती थी, क्योंकि जब बच्चे का हम सर पीछे से बिठाते हैं ना तो आगे से बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैं इसको झूले में डालती थी। और जब ऊपर लिटाती थी तो मैं इसके ना फॉरहेड ना प्रेस भी हल्का हल्का करती थी, इसलिए इसका सर माशाल्लाह फुल गोल मटोल बन गया। और ये जो होम रेमेडी अब आपको शो हो रही है बीच में, ये मैंने अपनी दोनों बेटियों पे ट्राई किया और इतनी ज़बरदस्त है ना, इतनी ज़बरदस्त है ना कि ये लाजमी एक बार ट्राई करिएगा। इससे ये होता है कि बच्चे के जो अनवांटेड एयर होते हैं ना, वो पहले तो खुद ही गिर जाते हैं। जो छोटे मोटे बचते हैं ना, वो बंदा खुद गिरा लेना तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो इसके लिए करना ये होता है कि आपने ब्रेड लेनी है, ब्रेड का जो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट है वो लेना है, और 1-2 टेबल स्पून आपने रॉ मिल्क लेना है। कच्चा दूध ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो बॉयल्ड ले लें। उसके अंदर आपने ना ब्रेड को डिप करना है और अच्छे से मैश करके ना बच्चे के जिधर जिधर हेयर है ना माउथ पे, उधर आपने इसको लगा के ना छोड़ देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको लगा रहने देना है। जब ये 80% ड्राई हो जाए उसके बाद आपने ना हाथों से ना मसाज करके ना इसको ना रिमूव कर देना है। हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा कि ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। इससे ना सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं और बाद में ना आते भी नहीं है। तो एक तो ये होगी छोटी सी होम रेमेडी। तो जब अनाया पैदा हुई थी ना, तो गांव में मुझे इतनी स्टोरीज सुनने को मिलती थी कि ये भी प्रीमेच्योर था, तुम्हारी पुप्पो भी प्रीमेच्योर थी, हमारे गांव में ये बच्चा भी प्रीमेच्योर था, तो ये भी बड़े हो गया ना, तो एक दिन तुम्हारी बेटी भी इंशाल्लाह बड़ी होगी। तब तो वैसे माशाल्लाह अनाया साल की होगी। परसों अनाया की बर्थडे है, तो बर्थडे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अनाया को उसके बाद नहला रही थी, आई थिंक मैंने ना, तो बस इसके बाद मैंने फिर इसकी फ़ोटोज़ वीडियोस बनाई। तो यहाँ पे अनाया पूरे 6 मंथ की हो गई थी। इसके बाद मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 शेयर करूँगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।